हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संध्या गुप्ता। आज हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स या चयनित राजनीतिक व्यवस्थाएं से अध्ययन की शुरुआत करेंगे। सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस में 2 पेपर्स हैं। पहला जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, और सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इस फर्स्ट पेपर में चयनित राजनीतिक व्यवस्थाओं में हम कुल 5 राजनीतिक व्यवस्थाओं को शॉर्ट में उनके कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे, जिसमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, चीन और फ्रांस इंक्लूडेड है। और दूसरे पेपर में तो हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटेन के संविधान से। इसे हम पहले पढ़ेंगे, पर इसको ब्रिटिश संविधान के बारे में जानने से पहले हम ब्रिटेन के बारे में जान लें। या हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हम देखने जा रहे हैं, तो पहले ब्रिटेन का, या जिसे यूके भी कहा जाता है, कई नाम प्रचलित हैं। कुछ लोग ग्रेट ब्रिटेन, कुछ लोग ब्रिटेन, कुछ यूके कहकर या कुछ इंग्लैंड भी कहकर उसे संबोधित करते हैं। इसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। शॉर्ट में से यूके भी हम कहते हैं, शॉर्ट में यूके कहा जाता है। ये उत्तर पश्चिम यूरोप का एक देश है। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के देश शामिल हैं। ये एक छोटा सा देश है एरिया वाइज, जनसंख्या वाइज, जिसका क्षेत्रफल करीब 2,42,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है और जनसंख्या लगभग 6,78,00,000 से अधिक है थोड़ी। ये जो वर्तमान नाम है यूके, ये करीब 1927 से इसका नाम ये जो हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये पड़ा है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अध्ययन का क्या महत्व है या क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों इसे पढ़ना चाहते हैं भारतीय विद्यार्थी होने के बावजूद भी। तो एक तो क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो विश्व के सबसे प्राचीनतम संविधान के रूप में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को जाना जाता है, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। इसका लगभग 1400 वर्षों से भी ज़्यादा का इतिहास है, मतलब ये तब से चला आ रहा है। इसमें चेंजेस होते रहे हैं टाइम टू टाइम, पर पूरा बदल करके एक नया संविधान, जैसे हमारे यहाँ 1950 से जो लागू हुआ था वो 1950 से हुआ था, और ये जो संविधान चला रहा है ब्रिटेन का, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। तो ये विश्व का प्राचीनतम संविधान है। दूसरा हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ये लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण है। हमने भी जो हमारा संसदीय प्रजातंत्र अपनाया है वो मोस्टली हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से बहुत सारी चीज़ें हमने ग्रहण की हैं। बहुत अच्छे तरीके से लोकतांत्रिक पद्धति वहाँ पर प्रचलित है, बहुत अच्छी लोकतांत्रिक परंपराएं वहाँ पर मौजूद हैं। तो एक लोकतंत्र का एक अच्छा उदाहरण ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को माना जाता है। ये एकमात्र अलिखित संविधान है जिसे बैठ करके ऐसे एक कोड नहीं किया गया, लिखा नहीं गया है। एक इसकी विशेष बात है, बहुत खास बात है कि ये एकमात्र अलिखित संविधान है और मौजूद है और इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। तो इसकी विचित्रता है ये। दूसरी अगली बात, चौथी बात, कि ये निरंतर विकासशील संविधान है। इसका निरंतर धीरे धीरे विकास होता चला गया है। टाइम टू टाइम इसमें कुछ चीज़ें जुड़ती गई हैं, हटती गई हैं, फिर जुड़ती गई हैं। तो इसका कंटिन्यूसली विकास हुआ है। ये एक दिन में बैठ करके इसको नहीं बनाया गया है, एक दिन में या कुछ महीनों में या कुछ सालों में। इसका धीरे धीरे कई 100 वर्षों में विकास हुआ है। स्वतंत्रता का प्रतीक भी ब्रिटिश संविधान को माना जाता है कि यहाँ के नागरिकों को काफ़ी मात्रा में अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान किए गए हैं।
अलिखित होने के बावजूद भी इन स्वतंत्रताओं का उपभोग वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। विश्वव्यापी प्रभाव भी हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का दिखाई देता है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न भी है कि एक बहुत लंबे टाइम तक ब्रिटेन बहुत सारे उपनिवेश ब्रिटेन ने बना लिए थे, तो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो बहुत अधिक मात्रा में ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। तो एक ऐसा संविधान जिसका बहुत सारे देशों पर प्रभाव दिखाई देता है, उसको हमें जानना अच्छी बात होगी, इसके बारे में जानना। एक और बात कि ये भारतीय विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ ब्रिटिश संविधान से हमने ले ली हैं। और यदि हमें भारत में भी अच्छी लोकतांत्रिक परंपराओं का विकास करना है, और यदि हमें इसके लिए ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भी सीखने को मिल सकता है या वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था से कुछ भी सीखने को मिल सकता है, तो हमें वो जान लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जिसकी वजह से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में जानना भारतीय विद्यार्थियों के लिए भी इवन इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हम आज देखने जा रहे हैं ब्रिटिश संविधान का विकास। सिलेबस में एज इट इज़ ये टॉपिक नहीं है ब्रिटिश संविधान का विकास, बल्कि कुछ विशेषताएं और नेचर से शुरुआत है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। पर इसके विकास को जाने बिना शायद पूरे संविधान को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए विकास को जानना संभवतः ज़रूरी है। तो हम इसको कुछ चरणों में बांट करके, क्योंकि ब्रिटिश जो संविधान है वो परंपराओं का मिश्रण है, तो ये परंपराएं धीरे धीरे विकसित हुई हैं, तो इसलिए इसकी हिस्ट्री में जाना तो ज़रूरी है ही। तो हम राजवंश जो वहाँ पर रहे हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग हम इसे कुछ कालों में बांटकर देख लेते हैं। कुछ प्रमुख चरणों में बांट करके हम संविधान के विकास को मोटे तौर पर जान लेते हैं। पहले हम लेते हैं एंग्लो सैक्सन काल। ये राजवंशों के नाम पर हमने नाम दिए हैं इन चरणों को। एंग्लो सैक्सन काल जो 5वीं शताब्दी से 1066 ईस्वी तक का लगभग माना जाता है। तो इस काल में जो भी डेवलपमेंट हुए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, जो जो चीज़ें विकसित हुई, तो पहली बात हमने यहाँ स्क्रीन पर लिखी हुई है, राजपद का उदय हुआ, राजपद की स्थापना हुई, और वो भी विशेष बात कि नियंत्रित राजपद की स्थापना हुई। मतलब ऐसा राजपद, ऐसा राजा जिसकी शक्तियाँ असीमित या निरंकुश नहीं थी, बल्कि नियंत्रित थी। क्योंकि नियंत्रित इसलिए क्योंकि हमने दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक संस्था थी, विटन या विटनेसमोट इसको कहा जाता था, विटन या विटनेसमोट, जिसके द्वारा राजपद पर नियंत्रण रखा जाता था। इसमें वहाँ के बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होते थे। साथ में दूसरी बात कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का भी इस काल में विकास हुआ। लोकल लेवल पर भी कुछ संस्थाएं डेवलप हुई। दूसरा काल हम यहाँ देख रहे हैं नॉर्मन काल। ये 1066 ईस्वी से हम इसे 1153 तक का टाइम इसका मान के चल रहा है। इस समय में जो प्रमुख घटना हुई वो थी विटनेसमोट, जो पिछले शासनकाल में हमने पढ़ा था। पिछले काल में जो संस्था राजाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का काम भी करती थी, विटनेसमोट, बुद्धिमानों की सभा भी इसे कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंट व्यक्तियों की जो संस्था थी उसकी समाप्ति हुई और उसकी जगह पर मैग्नम कॉन्सिलियम नाम की एक संस्था, जो थोड़ी सी बड़ी संस्था थी, और क्यूरिया रेजिस, ये हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस, ये दो संस्थाएं। क्यूरिया रेजिस थोड़ी छोटी संस्था थी, मैग्नम कॉन्सिलियम अपेक्षाकृत बड़ी संस्था थी। ये दो संस्थाएं स्थापित हुई राजा के बढ़े हुए कार्य में सहायता करने के लिए। क्यूरिया रेजिस से ही बाद में प्रिवी काउंसिल का विकास हुआ और उसके बाद में उससे कैबिनेट का विकास हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट संस्था थी। अगला काल हम लेते हैं प्लेंटेगनेट काल। ये 1153 से 1399 और लैंकास्ट्रियन काल 1399 से 1445। ये
राजवंशों के नाम पर हम इन चरणों का नामकरण कर रहे हैं। तो इस काल में जो मुख्य बातें हुई, एक तो प्रशासन और न्याय संबंधी कार्यों का बंटवारा, प्रिवी काउंसिल, जो हमने जाना कि प्रिवी काउंसिल से बाद में जाकर के कैबिनेट का विकास हुआ था, मतलब ये राजकार्य में सहायता देने वाली संस्था थी। तो प्रशासन और न्याय संबंधी कार्यों का बंटवारा प्रिवी काउंसिल और एक्सचेकर नाम की एक संस्था में हुआ। सम्राट जॉन को, और भी जो इस काल में एक और जो मुख्य बात हुई कि सम्राट जॉन को अधिक कर या टैक्स की आवश्यकता थी, तो उन्होंने जनप्रतिनिधियों को बुलाया। तो इससे एक सिद्धांत का उदय हुआ कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिए, मतलब नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इस सिद्धांत का उदय हुआ। एक और बहुत स्मरणीय घटना थी, हम देख रहे हैं, ये हमने लिखा हुआ मेग्ना कार्टा 1215 ईस्वी की जो घटना है, मेग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र के नाम भी हम इसे जानते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में। इसके द्वारा सामंतों को उनके परंपरागत अधिकार पुनः दिए गए थे। राजा के ऊपर प्रेशर बनाकर इस पर साइन करवाए गए थे। इस समय जॉन नाम के राजा थे और उनसे इस अधिकार पत्र पर उनको विवश किया गया था कि वो साइन कर दें, और इसके थ्रू सामंतों को उनके परंपरागत अधिकार दोबारा प्राप्त हो गए थे, और जो कि धीरे धीरे पूरी जनता, आम जनता को प्राप्त हो गए। तो इससे राजा की निरंकुशता का अंत हुआ और विधि के शासन की स्थापना हुई। ये एक मेग्ना कार्टा एक इम्पॉर्टेंट बात थी। पार्लियामेंट का उदय भी इस काल में हुआ, और ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी कि संसद का उदय हुआ या पार्लियामेंट का उदय हुआ, और वो भी द्विसदनीय संसद का। मतलब ये हम जानते हैं कि वहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका या संसद है, लॉर्ड सभा और हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये इस काल में की घटना है, और ये 1295 में एडवर्ड प्रथम ने कर के प्रस्तावों पर सभी वर्गों से समर्थन प्राप्त करने के लिए पादरियों और सामंतों के अलावा नगर के प्रतिनिधियों को भी बुलाया था। और बाई चांस ये हुआ कि पादरी और सामंत एक साथ बैठ कर के उन्होंने विचार विमर्श किया, और नगर के प्रतिनिधि जो सामान्य थे, आम जन थे, उन्होंने एक जगह बैठ कर के विचार विमर्श किया। तो इस तरह से बाई चांस एक अरिस्टोक्रेट और कुलीन लोगों का एक सदन, और दूसरा एक नॉर्मल लोगों का, लोग जनता के प्रतिनिधियों का एक सदन विकसित हुआ, और इस तरह से द्विसदनीय संसद का जन्म हुआ। ये एक चांस की बात थी इस समय, पर ये इस काल में यहाँ पर संसद का उदय हुआ, और वो भी द्विसदनीय संसद का उदय हुआ। तो ये कुछ घटनाएं इस काल की थी। अधिकार पत्र मेग्ना कार्टा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रिवी काउंसिल का उदय हुआ, और संसद का उदय हुआ, और वो भी द्विसदनीय संसद का उदय हुआ। ट्यूडर काल जो इसके बाद हम ले रहे हैं 1485 से लेकर के 1603, या हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ट्यूडर काल 1485 से 1603। इस काल में संसद का महत्व घटा, क्योंकि ट्यूडर वंश के जो राजा थे वो शक्तिशाली थे, महत्वाकांक्षी थे, और इन्होंने राजपद को सशक्त बनाया। हालांकि जनता के हितों का ध्यान रखते हुए इन्होंने काम किया, पर काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। इस समय जो घटना विशेष रूप से इम्पोर्टेंट हुई कि राजा पोप के नियंत्रण से मुक्त हुए। संसद का महत्व घटा क्योंकि राजपद ज़्यादा शक्तिशाली था। हम आगे देख रहे हैं एक अगला काल, स्टुअर्ट काल। ये 1603 से 1714 ईस्वी तक हम माना जाता है। और इस काल की जो कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं थी, काफ़ी सारी घटनाएं हुई जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में जिन्होंने हिस्सेदारी की। यह हम देख रहे हैं कि चार्ल्स प्रथम से एक अधिकार याचना पत्र पर साइन करवाए गए। उन्हें मना लिया गया 1628 में कि वे एक अधिकार याचना पत्र पर, पिटीशन ऑफ राइट्स पर साइन कर दें, उसे मान लें, जिससे कि राजा की शक्तियों पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लग रहे थे। तो उस समय तो चार्ल्स प्रथम ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी इस याचना पत्र को, पर अपने वचन को निभाया नहीं। और जब संसद ने इसका विरोध किया तो सम्राट ने
संसद को भंग कर दिया और 11 वर्ष तक, ये इम्पोर्टेंट बात थी, 11 वर्ष तक बिना संसद के ही शासन किया। संसदीय नेताओं ने सम्राट की इस निरंकुशता का विरोध किया। दोनों पक्षों में 1642 से लेकर 1645 तक गृह युद्ध चला। इस गृह युद्ध में संसदीय नेताओं की जीत हुई और सम्राट चार्ल्स पर मुकदमा चलाकर 1649 में उन्हें मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद 1649 के बाद वहाँ पर एक टाइम के लिए गणतंत्र की स्थापना हुई। मतलब राजा के जो वंश परंपरागत राजा होता था उसके अलावा एक डिफरेंट राजा वहाँ पर बना, गणतंत्र की स्थापना हुई, डिफरेंट वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष बना। 1649 में इंग्लैंड में राजतंत्र और लॉर्ड सभा का अंत कर दिया गया और क्रॉमवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना की गई। इस समय एक लिखित संविधान भी अपनाया गया। ये बहुत थोड़े से टाइम ही चला, इसलिए इसको भुला दिया गया है। 1658 में क्रॉमवेल की मृत्यु हो गई और पुनः राजतंत्र की स्थापना वहाँ पर हुई, क्योंकि ब्रिटिश निवासियों के स्वभाव के अनुकूल ये गणतंत्र और लिखित संविधान नहीं था। तो 1660 में चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय को गद्दी पर बिठाया गया। इसने 1685 तक राज्य किया। प्रिवी काउंसिल, जो कि राजा के को हेल्प के लिए बनी थी, सहायता देने के लिए बनी थी, परामर्श देने के लिए थी, ये एक बड़ी संस्था बन चुकी थी। इसलिए चार्ल्स द्वितीय ने 1667 में 1667 में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेना शुरू किया और उनके नाम के पहले अक्षरों से मिला करके उसको CABAL या कबाल कहा जाने लगा। यहाँ हमने स्क्रीन पर ये कुछ घटनाएं क्रम से लिखी हुई है, तो यहाँ हम ये CABAL कबाल उसे कहा जाने लगा। तो इस तरह से एक छोटी सी संस्था जो बाद में कैबिनेट बनी, इसको कैबिनेट कहा जाने लगा। तो इसका उदय इस काल में हुआ। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में एक 1679 में हैबियस कार्पस एक्ट भी पारित किया गया, जिसमें व्यवस्था थी कि बिना अभियोग चलाए किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद नहीं रखा जा सकता। ये बहुत लोकतांत्रिक बात थी, इसलिए यहाँ हमने इसको हाईलाइट किया। एक और घटना इस काल की, कभी स्टूडेंट्स ने सुना होगा वहाँ की गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में। ये 1685 में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने 3 वर्ष तक राज्य किया। उसने संसद की अनुमति के बिना कानून रद्द करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इससे संसदीय नेता अप्रसन्न हुए और जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाने के लिए उन्होंने ऑरेंज के राजकुमार विलियम तृतीय को इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। विलियम तृतीय ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया सेना के साथ, पर जब जेम्स द्वितीय ने देखा कि सभी पक्षों ने उसका साथ छोड़ दिया है तो वो फ्रांस भाग गया और इस प्रकार बिना किसी रक्तपात के शासन में परिवर्तन हो गया, जैसा कि संसदीय नेता और जनता चाहती थी। इसे ही इंग्लैंड की गौरवमय क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस घटना चक्र से राजा या शासन की निरंकुशता पर रोक लगी और संसदीय प्रभुसत्ता की स्थिति का प्रारंभ हुआ। ये बिना रक्तपात के हुआ, इसलिए इसको गौरवमय क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम, जिसे आमंत्रित किया गया था आक्रमण के लिए, विलियम और मैरी को ब्रिटेन का सम्मिलित शासक बनाया गया। इस अवसर पर संसद सम्राट से एक अधिकार पत्र मनवाने में सफल हो गई और इसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। 1689 की ये बात है, 1689 बिल ऑफ राइट्स, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई कर नहीं लगा सकता, संसद की बैठक साल में एक बार कम से कम बुलानी होगी, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकता, नवीन न्यायालय की स्थापना स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं किया जा सकता, या जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी वगैरह। इस तरह के कुछ अधिकार उसमें मौजूद थे। तो इससे संसद की प्रभुता की स्थापना हुई, राजपद नियंत्रित हुआ, उस पर अंकुश लगे। तो ये इस काल की कुछ घटनाएं थी। फिर हम देखते हैं हैनोवर काल, जिसको हम अभी जो वहाँ पे साम्राज्य हैं वो हैनोवर काल से ही हैं, हैनोवर वंश से है। सन 1714 से हम इसका प्रारंभ मानते हैं कि राजपद पर
संसद की सर्वोच्चता तो हमने देखा कि 1689 का जो अभी हमने लास्ट में जिक्र किया था, बिल ऑफ राइट्स से स्थापित हो गई थी। इसके बाद हम इस काल में और भी जो घटनाएं हुई वो हम देखते हैं कि राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन इस काल में हुआ। इससे पहले तक मंत्रियों की नियुक्ति और उनको हटाने में राजा का पूरा हाथ रहता था, पर लेकिन इस काल के जो राजा हुए उसके बाद से इस अधिकार का पतन होता चला गया, क्योंकि मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास यहाँ से हम अच्छे तरह से शुरुआत उसकी देखते हैं कि हैनोवर काल से पूर्व तक मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता सम्राट करता था, क्योंकि मंत्रिमंडलीय प्रणाली का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया था। लेकिन हैनोवर वंश के ही राजा जॉर्ज प्रथम को ये भी एक चांस की बात थी कि इंग्लिश भाषा उनको नहीं आती थी, उनकी इंग्लैंड की राजनीति में भी कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी, तो उन्होंने कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया और रॉबर्ट वॉलपोल जो उस समय एक महत्वपूर्ण नेता थे उनको कैबिनेट की अध्यक्षता की ड्यूटी सौंपी, और इस तरह से रॉबर्ट वॉलपोल इंग्लैंड के ब्रिटेन के एक तरह से पहले प्रधानमंत्री बने। और धीरे धीरे उनके प्रधानमंत्री बनने के साथ ही और जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली के दूसरे सिद्धांत होते हैं उनका भी विकास होने लगा, वो भी विकसित हुए। एक और जो बात हुई, राजनीतिक दलों का भी उदय हुआ। इसके अलावा कॉमन सभा का भी प्रजातांत्रिकरण अधिक मात्रा में यहाँ हुआ, मताधिकार का क्योंकि विस्तार किया गया कई बार। पहले ये कुछ एक लोगों तक ही सीमित था, पर धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और 1928 में तो सारी जो वयस्क थे उनको वयस्क मताधिकार दिया गया, 21 वर्ष से अधिक के सभी व्यक्तियों को। बाद में अब 1970 के आसपास तो ब्रिटेन में 18 वर्ष की आयु के हर एक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है। और जो इस समय विकसित हुई परंपराएं ब्रिटिश संविधान में कि लॉर्ड सभा की शक्तियों में, ये हम सबसे लास्ट में लिखा हुआ देख रहे हैं स्क्रीन पर, लॉर्ड सभा की शक्तियों में कमी आई। लोक सदन हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उसकी शक्तियां बढ़ी और लॉर्ड सभा की शक्तियां धीरे धीरे कम होनी प्रारंभ हुई। अभी भी हम देखते हैं कि लॉर्ड सभा लोक सदन की तुलना में शक्तिशाली नहीं है, उसकी कम शक्तियां हैं। तो ये इस काल में ये परंपरा डेवलप हुई और कुछ संसदीय अधिनियम भी बने। 1911 का संसदीय अधिनियम और 1949 का संसदीय अधिनियम, जिससे लॉर्ड सभा की शक्तियां और भी कम हुई। और इस तरह से धीरे धीरे वहाँ पर लगभग 1400 वर्षों से भी ज़्यादा टाइम में इन लोकतांत्रिक परंपराओं का, इस तरह के ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है, जिसको कि हम आज इस रूप में पाते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है ये हम मोटे तौर पर देख चुके हैं, और ये हमने देखा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। एंग्लो सैक्सन काल, जिसमें नियंत्रित राजपद का उदय हुआ, विटनेस मोट का नियंत्रण था, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं भी बनी। नॉर्मन काल में, मतलब उसके बाद के टाइम में, विटनेस मोट की समाप्ति हुई, उसकी जगह मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस बनी। प्लेंटेगनेट और लंकास्ट्रियन काल में कुछ एक सिद्धांत डेवलप हुए, जैसे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रिवी काउंसिल नाम की राजा की सलाहकारी संस्था का उदय हुआ। संसद का उदय हुआ, मैग्ना कार्टा जो महान अधिकार पत्र है वो बना। ट्यूडर काल में संसद की इम्पोर्टेंस हालांकि घटी और राजा शक्तिशाली हुए, पर ये बाद में फिर से चेंज हुआ। स्टुअर्ट काल में अधिकार याचना पत्र 1628 अस्तित्व में आया। गृह युद्ध हुआ, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं पहले। कुछ टाइम तक गणतंत्र की स्थापना हुई, पर ये नहीं चली और पुनः राजतंत्र स्थापित हुआ। कबाल से परामर्श की परंपरा इस समय शुरू हुई, जो बाद में कैबिनेट बनी। हैबियस कार्पस एक्ट इस समय बना। गौरवमय क्रांति हुई, मतलब ये जिससे कि अल्टीमेटली जिसका जो रिजल्ट निकला कि जिससे राजपद और नियंत्रित हुआ, उसकी शक्तियों पर अंकुश लगा। और अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स 1689 इस समय स्टुअर्ट काल में अस्तित्व में आया। फिर हैनोवर काल में ये हम देख रहे हैं, हैनोवर काल में बहुत सारी चीज़ें बाद में डेवलप हुई हैं
कि राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन हुआ, प्रधानमंत्री पद का उदय हुआ और रॉबर्ट वालपोल पहले प्रधानमंत्री बने। मंत्रिमंडलीय और भी जो परंपराएं होती हैं जैसे सामूहिक उत्तरदायित्व वगैरह वो भी यहाँ बाद में डेवलप हुई। राजनीतिक दलों का उदय हुआ, कॉमन सभा का प्रजातंत्रीकरण हुआ, मताधिकार में विस्तार हुआ और लॉर्ड सभा की शक्तियों में कमी हुई। ये इस तरह से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का हम देखते हैं कि धीरे धीरे एक बहुत लंबे टाइम में जा कर के उसका विकास हुआ है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में होगा नेक्स्ट वीडियो, और उसके नेचर को भी हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर। ओके, थैंक यू।